खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। जी। यह है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया आदेश आया है उस पर। तो कहां से शुरू करें? पृष्ठभूमि से? हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, सरकार का जो मुख्य तर्क था वो ये था कि वक्फ संपत्तियां, मतलब वो संपत्तियां जो धर्मार्थ या किसी पवित्र उद्देश्य के लिए दान की जाती हैं, उनके मैनेजमेंट में काफी समय से पारदर्शिता की कमी थी, जवाबदेही की कमी थी। अच्छा। आरोप लगते रहे थे कि इन संपत्तियों का मिसयूज हो रहा है, कहीं अतिक्रमण है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो सरकार के मुताबिक इन संशोधनों का मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी तय करना और किसी भी तरह का जो कुशासन है या भ्रष्टाचार उसे रोकना। ये तो सरकार का पक्ष हुआ, पर जैसा होता है हर कोई सहमत नहीं था, विरोध भी हुआ। क्या चिंताएं थी लोगों की? हाँ, विरोध हुआ। कई मुस्लिम संगठन थे, कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स थे, विपक्षी दल भी थे। उन्होंने गंभीर चिंताएं जताईं। उनकी मुख्य आपत्ति कुछ खास प्रावधानों को लेकर थी। जैसे? उन्हें लग रहा था कि ये प्रावधान अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकार हैं या जो धार्मिक स्वतंत्रता संविधान देता है उसके शायद खिलाफ जा सकते हैं। अच्छा। एक बड़ी चिंता ये भी थी कि कुछ नए नियम वक्फ बनाने की प्रक्रिया को शायद मुश्किल बना देंगे, और ये भी कि वक्फ संपत्तियों का कैरेक्टर बदलने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को मिल जाएगा, जो कि पारंपरिक रूप से अदालतों का काम रहा है। इन्हीं आपत्तियों के आधार पर फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इन संशोधनों को चुनौती दी गई और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। समझना होगा कि ये एक अंतरिम आदेश है, फाइनल फैसला नहीं है अभी। हाँ। और दूसरी बात, ये आंशिक रोक है, मतलब कोर्ट ने पूरे 2025 के संशोधन अधिनियम पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ कुछ चुने हुए स्पेसिफिक प्रावधानों के अमल पर, मतलब उनके लागू होने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई है। तो बाकी का अधिनियम अभी भी लागू है? जी, बाकी का बड़ा हिस्सा अभी भी लागू है और तब तक लागू रहेगा जब तक कोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई करके अपना अंतिम फैसला नहीं दे देता। ठीक है, तो अब आते हैं उन प्रावधानों पर जिन पर ये रोक लगी है। सबसे ज्यादा चर्चा में शायद वो 5 साल इस्लाम अनुयायी होने वाली शर्त रही। इसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहता है तो ये जरूरी था कि वो व्यक्ति जब वक्फ कर रहा है उस समय से कम पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। 5 साल। लेकिन कोर्ट ने इसे क्यों रोका? क्या ये शर्त ही गलत थी? देखिए, कोर्ट ने इसे रोका, लेकिन इसलिए नहीं कि शर्त अपने आप में संवैधानिक है या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई, राज्य सरकारों ने अभी तक कोई नियम या गाइडलाइन तो बनाई नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से इस्लाम मान रहा है या नहीं। अच्छा, मतलब ये साबित कैसे होगा? हाँ, यही सवाल था। सबूत कैसे जुटाएंगे? कौन तय करेगा? क्राइटेरिया क्या होगा? इन सवालों का कोई जवाब मौजूदा नियमों में नहीं था। तो कोर्ट का इशारा था कि बिना किसी साफ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के ऐसी शर्त लागू करना शायद मनमाना, मतलब आर्बिट्री हो सकता है। और शायद अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी, समानता का अधिकार। तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस पर स्पष्ट नियम नहीं बना लेती, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये प्रक्रिया वाली बात वाकई अहम है। अब दूसरा बड़ा प्रावधान जिस पर रोक लगी वो था अतिक्रमण के मामलों में कलेक्टर की भूमिका। इसमें क्या बदलाव था? संशोधन अधिनियम में ये जोड़ा गया था कि अगर किसी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण मतलब इंक्रोचमेंट का कोई विवाद है तो जिला कलेक्टर, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनको ये तय करने का अधिकार होगा कि वो संपत्ति वक्फ है या नहीं। अरे, कलेक्टर तय करेंगे? हाँ, और इतना ही नहीं, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, मतलब जमीन के सरकारी कागजात में बदलाव करने का अधिकार भी दिया गया था। मतलब कलेक्टर के फैसले से तय हो सकता था कि जमीन वक्फ की है या नहीं। तो इसमें कोर्ट को क्या दिक्कत लगी? सरकार ने शायद सोचा हो कि इससे मामले जल्दी निपटते। हो सकता है तेजी एक वजह रही हो, लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक ज्यादा फंडामेंटल संवैधानिक सिद्धांत की तरफ देखा। वो है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बिल्कुल। हमारा संविधान सरकार के इन 3 अंगों, कानून बनाने वाली विधायिका, कानून लागू करने वाली कार्यपालिका जिसमें कलेक्टर आते हैं, और न्याय करने वाली न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का साफ बंटवारा करता है। सही। संपत्ति के मालिकाना हक मतलब टाइटल और अधिकारों से जुड़े विवाद, इनका निपटारा पारंपरिक रूप से न्यायपालिका या खास बने ट्राइब्यूनल का काम होता है। तो कोर्ट ने संभवतः ये माना
कि कलेक्टर जो कार्यपालिका का हिस्सा हैं, उन्हें इस तरह के सेमी जुडिशियल या जुडिशियल किस्म के फैसले लेने की शक्ति देना, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका के काम में दखल जैसा। हाँ, एक तरह से वैसा ही। इसीलिए इस प्रावधान के अमल पर भी रोक लगा दी गई। ये शक्तियों का पृथक्करण तो भाई हमारे संविधान की नींव है जी। इसका उल्लंघन गंभीर माना जाता है। अच्छा, इसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर भी कुछ रोक लगी है? जी हाँ, संशोधन अधिनियम में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 और स्टेट वक्फ बोर्ड में ये लिमिट 3 सदस्यों तक रखने वाले प्रावधान पर भी रोक रहेगी। मतलब ये लिमिट लागू नहीं होगी फिलहाल? जी, फिलहाल इस पर भी रोक है। और वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद को लेकर भी कुछ था? हाँ, एक और निर्देश था जिस पर रोक लगी, वो ये कि स्टेट वक्फ बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होता है, जो पदेंत सचिव भी होता है, उसकी नियुक्ति करते समय जहां तक हो सके प्राथमिकता मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को दी जानी चाहिए। अच्छा, वरीयता वाली बात। हाँ, इस वरीयता वाले प्रावधान के लागू होने पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये मोटे तौर पर 4 चीजें हुई। वक्फ बनाने के लिए 5 साल, इस्लाम मानने की शर्त, अतिक्रमण विवाद में कलेक्टर की भूमिका, बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या की सीमा और सीईओ पद पर मुस्लिम को वरीयता। इन पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है। जी, ये मुख्य प्रावधान है जिन पर रोक है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, पूरा अधिनियम नहीं रुका, तो कौन से अहम प्रावधान हैं जो अब भी लागू हैं? बिल्कुल, 2 खास बातें हैं जिन पर कोई रोक नहीं है। पहला, वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण, मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये तो पहले से था शायद? हाँ, ये प्रावधान 1995 के कानून में भी था और इसे संशोधन में भी रखा गया है। तो सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा, ये जारी है। और दूसरा है वक्फ बाय यूजर की जो अवधारणा है, उससे जुड़े प्रावधान। इन पर भी फिलहाल रोक नहीं है। वक्फ बाय यूजर, ये क्या है? वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्ति जो कभी फॉर्मली वक्फ के तौर पर रजिस्टर या घोषित नहीं हुई, लेकिन लंबे समय से, मतलब कई दशकों से मुस्लिम समुदाय उसे धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे नमाज पढ़ने की जगह हो गई या कोई कब्रिस्तान या कोई और कम्युनिटी यूज। कानून ये मानता है कि अगर कोई संपत्ति इतने लंबे समय से वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ ही माना जाएगा, भले ही कागजों पर उसका फॉर्मल समर्पण ना हुआ हो। अच्छा, मतलब इस्तेमाल के आधार पर? हाँ, इस्तेमाल के आधार पर। तो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े जो प्रावधान संशोधन अधिनियम में है, वे फिलहाल लागू रहेंगे। शुक्रिया, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। अब अगर हम वापस उन प्रावधानों पर लौटें जिन पर रोक लगी है, तो संवैधानिक नजरिए से 2 मुख्य चिंताएं दिख रही हैं। एक तो आपने कहा मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस, हाँ। और दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। निश्चित रूप से 5 साल इस्लाम पालन वाली शर्त में, जैसा हमने बात की, बिना साफ और निष्पक्ष प्रक्रिया के किसी की धार्मिकता की अवधि तय करना, और खासकर जब उससे संपत्ति का अधिकार जुड़ा हो, तो वो मनमानेपन जैसा लग सकता है। हाँ, ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ जा सकता है। शायद अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल। और कलेक्टर को अतिक्रमण के मामलों में वक्फ का दर्जा तय करने की शक्ति देना, वो तो सीधे सीधे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। ये कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां देने जैसा है, जो हमारे संवैधानिक बैलेंस के लिए ठीक नहीं। जाहिर है। ये संशोधन संसद से पास कानून का हिस्सा हैं और इनका मकसद वक्फ प्रशासन में सुधार लाना था। सरकार ने यह भी जोर दिया है कि रोक सिर्फ अंतरिम है और कुछ ही प्रावधानों पर है, पूरे कानून पर नहीं। उनका मानना है कि ये कानून आखिरकार वक्फ संपत्तियों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब